Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So मेरा नंबर है 9899123008 और इन केस ऑफ एनी फीडबैक और अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रोफेशनल हेल्प इन एंड अराउंड दिल्ली यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस पर्टिकुलर नंबर. तो हम पढ़ रहे थे बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, यानी बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने वाला फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ रहे थे. इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, SDLC के बारे में पढ़ा कि कैसे SDLC एक स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट मेथड है. उसके बाद फेजेस ऑफ SDLC पढ़ा और हमने पढ़ा ये सीक्वेंशियल है, यानी पहले फेज़ पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा. तो अब हम पहली फेज़ के बारे में पढ़ेंगे. पहली फेज़ है फीसिबिलिटी स्टडी, यानी ये डिटरमाइन करती है कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है, सीमा पार करनी है कि नहीं करनी है. एक बार सीमा पार हो गई, वॉर स्टार्ट हो जाएगा, फिर पीछे होने में बड़ी प्रॉब्लम्स है, कॉस्ट आएगी. फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि फीजिबिलिटी स्टडी एक बार हो गई, आपने फीजिबल है बोल दिया और गो हेड दे दिया प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको सोच समझ के गो हेड देना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए. फीजिबिलिटी स्टडी में आपने डिटरमाइन किया कि हाँ ये प्रोजेक्ट फीजिबल है, ये बेनिफिट देता है और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स को मैच करता है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए. अब हम आगे बढ़ेंगे. इसके बाद इस स्टेज पर हम नो येस या नो कर सकते हैं. अगर हमने नो किया कोई बात नहीं, येस किया नो प्रॉब्लम्स. अगर इसका मतलब ये हुआ कि फीजिबिलिटी स्टडी में जो कॉस्ट लगेगी वो एक तरह से संक कॉस्ट मान ली जाएगी कि ठीक है, हमने कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश की, हमने एनालाइज किया, हमने लोगों को बुलाया, हमने पार्टीज़ को बुलाया, उनसे बात किया और डिटरमाइन किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक एम्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की. लेकिन फाइनली हमने ये डिसाइड किया, हमें ये पता चला कि भाई ये फीसिबल नहीं है, मे बी टेक्नोलॉजी नहीं अभी वहाँ तक पहुँची, मे बी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, मे बी हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी उस लेवल तक बड़ा नहीं है. ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमने उसको आगे परसू ना करने का फैसला किया. तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है या कॉस्ट को कम करने के लिए काम करता है? यानी कॉस्ट कम होगी तो वो प्रॉफिट में ट्रांसलेट होगी. तो अगर आप कोई सिस्टम बना रहे हो तो उसे बेच तो नहीं रहे हो, तो प्रॉफिट के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे, आप कॉस्ट रिडक्शन के बारे में सोचोगे. कॉस्ट रिडक्शन क्या है? पैसा बचा. अगर जो पैसा आप खर्च नहीं हो रहा है वो बचा हुआ पैसा है, जो पैसा चला जाता और जो नहीं गया वो प्रॉफिट ही तो है. तो आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन की फीजिबिलिटी स्टडी में आप ये एनालाइज करोगे, ये डिटरमाइन करोगे कि स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या हैं. अब स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स के लिए हम कई चीज़ इवेल्युएट कर सकते हैं, कई चीज़ें क्वांटिफाई कर सकते हैं. जैसे प्रोडक्टिविटी गेंस, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या 10 आदमियों का काम 2 आदमी कर पाएंगे? मतलब पहले क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको बड़ा टाइम लगता है. जैसे पहले आपका नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स होते थे, तो उसमें क्या है कि ये अकाउंटिंग सिस्टम्स होते थे, उसमें एक बुक बनती थी, फिर वो लेजर पोस्टिंग होती थी, फिर और चीज़ें होती थी, फिर कोई लेजर चाहिए हो तो लेजर किसी की सीट में जाकर लेजर ले जाओ, वो लेजर देखेगा. इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी. लेकिन अब क्या है कि टैली के आने से या फाइनेंशियल पैकेजेस के आने से आपके सिस्टम में लेजर अवेलेबल है, तो वो बंदा देख सकता है और डिसीजन ले सकता है. तो प्रोडक्टिविटी गेंस हैं कि नहीं है? फ्यूचर कॉस्ट अवॉइडेंस है कि नहीं है, कि फ्यूचर में कॉस्ट अवॉइड होगी कि नहीं होगी, आप ये देखोगे. उसके बाद कॉस्ट सेविंग होगी कि नहीं होगी, करंट कॉस्ट सेविंग, अगर ये सिस्टम लगते ही कॉस्ट सेव करेगा कि नहीं करेगा. उसके अलावा बहुत सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं. जैसे एक छोटा सा इंटेंजिबल बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉय का मोराल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स टीम है, सेल्स टीम को पता ही नहीं होता है कि भाई उसका इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट हो रहा है, किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है. तो अगर ये कैलकुलेट होने लगा, सही तरीके से होने लगा कि उसका इंसेंटिव किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, सबको पता चलने लगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, किसने कितनी सेल की, क्या हुआ, उसके उस बंदे के सेल्स के डिपार्टमेंट के जो भी सेल्स के बंदे हैं उनका सारा डेटा उनके लैपटॉप में अवेलेबल हो कि ठीक है, हाँ मेरी इतनी सेल्स हुई, कंपनी की टोटल सेल्स इतनी है, ये इंडिकेटर्स हैं और इस इंडिकेटर्स
को मीट आउट करने के लिए मुझे पर्टिकुलर कमीशन मिलेगा या पर्टिकुलर बोनस मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा या जो भी इंडिकेटर्स हैं, तो वो एम्प्लॉय के मोराल को बढ़ाता है, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, उसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, एक रीजनिंग आती है, एक क्लैरिटी आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक एम्स देखे जाएंगे और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स देखे जाएंगे। और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स कौन देखता है? हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। हमने पढ़ा है स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल 3 टाइप के टीम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जो स्ट्रेटेजिक होता है वो टॉप टीम होती है, यानी टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स देखता है, तो वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करता है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स को देखेगा और वो फिजिबिलिटी स्टडी में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस फेज़ में काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और बाहर के एम्प्लॉइज़ को लग रहा होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन टॉप मैनेजमेंट को बैठकर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर ऑब्जेक्टिव मतलब क्रिएट करना और स्कोप को क्रिस्टलाइज करना कि क्या स्कोप होगा, और फाइनली डिफरेंट टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी करना, ये सब फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। तो जैसा कि हमने बोला कि ये सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, तो सीक्वेंशियल स्टेप्स में ये पहला स्टेप्स है। और फिर अगर मान लिया सपोज ये जस्टिफाइड हो जाता है कि हाँ फीजिबल है, तो फिर हम आगे के स्टेप में प्रोसीड कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना चालू किया और मिडिल में पहुंचकर रियलाइज़ किया कि भाई ये सॉफ्टवेयर तो काम का ही नहीं है, ये तो उतना बेनिफिट ही नहीं देगा, उसको शेल्व कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस स्टेज पर अगर आपने जस्टिफाई कर लिया कि फिजिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट की, बेनिफिशियल है, तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये जो पर्टिकुलर फिजिबिलिटी स्टडी वाला जो आपका स्टेज है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहला काम ये है कि सॉल्यूशन डिटरमाइन करना। बिजनेस पहले एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिटरमाइन करना कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी के अनुसार इसका क्या सॉल्यूशन होगा, बिजनेस के गोल्स के अनुसार इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यानी गोल कॉन्ग्रुएंस लाना पहली बात। दूसरा है ये देखना कि भाई कोई पुराना सिस्टम तो नहीं है जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर हम SDLC के लिए नहीं जाएंगे, पुरानी सिस्टम को थोड़ा सा ट्विक आउट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा चीज़ है टाइम फ्रेम, जिसके लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। मतलब कितना टाइम फ्रेम लगेगा, मालूम पड़ा अगर मान लें सपोज एक SDLC है वो 10 साल लग जाएंगे, उतने में तो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाएगी, नई चीज़ आ जाएंगी। आजकल इनोवेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो सॉल्यूशन भी फटाफट आना चाहिए। तो उसके बाद हम देखेंगे टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद देखेंगे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, मतलब 10-15% ऊपर हो जाए, 20% ऊपर हो जाए, कई बार तो 200, 300% ऊपर हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में DRDO टैंक बनाता है, वैसे टैंक की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट करने की कोशिश करता है तो पता चलता है जो 1000 करोड़ की कॉस्ट होनी चाहिए वो 10,000 करोड़ में पहुँच गई, तो कॉस्ट बढ़ती ही चली जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होनी चाहिए, वो कॉस्ट से हम बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाने चाहिए। मतलब एक बजटेड कॉस्ट बना देंगे, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हम एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। उसके बाद हमें मेक और बाई डिसीजन करना पड़ेगा। मतलब ये देखना पड़ेगा कि भाई वेंडर कोई प्रोडक्ट तो नहीं ऑफ़र कर रहा है, स्पेशलिस्ट वेंडर अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है तो हमें उसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जैसे एक्सेल कोई और नहीं लेता है, एक्सेल के कई वर्जन आए, डिफरेंट टाइप के, जैसे कैल्क करके एक सॉफ्टवेयर था, वो भी एक्सेल की तरह काम करता है, लेकिन जनरली मार्केट में एक्सेल ही चलता है।
और आप एक्सेल अगर अपने डिज़ाइन करने की कोशिश करोगे, बनाने की कोशिश करोगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करोगे, तो वो कोई इट्स नॉट अ सेन डिसीजन। तो वहाँ पर आपको उसको ख़रीद लेना चाहिए। तो मेक और बाई डिसीजन करोगे। तो यानी कि आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रॉब्लम देखोगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे बिजनेस स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या सॉल्यूशन है इसकी रिगार्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। अपने ऑफिस में बैठोगे, टॉप मैनेजमेंट बैठेगा, क्या सॉल्यूशन होंगे, वेंडर्स को बुलाएगा, पूछेगा क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या अपनी इंटरनल टीम को बुलाएगा जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, और आप पूछोगे भाई क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उसके बाद आप कहोगे कि कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम तो नहीं है जिसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें और काम चल जाए। अगर ऐसा है तो आप मॉडिफिकेशन करोगे, एसडीएलसी नहीं की तरफ नहीं बढ़ोगे। अप्रॉक्सीमेट टाइम, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पता करोगे। टाइम फ्रेम छोटा होना चाहिए, कॉस्ट आपके बजट के अनुसार होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखोगे कोई दूसरा वेंडर तो बाहर से वही प्रोडक्ट ऑफ़र तो नहीं कर रहा। अगर वो ऑफ़र कर रहा है कोई उस सॉल्यूशन को कोई वेंडर कर रहा है तो मेक और बाय डिसीजन करोगे कि खुद बना सकते हैं कि बाहर से ख़रीद लें। तो बेसिकली अगर हम कहें कि फिजिबिलिटी स्टडी के क्या स्टेप्स हैं, तो पहला है कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, फिर ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करोगे, फिर स्कोप को डिलिनेट करोगे, यानी स्कोप को क्रिस्टलाइज करोगे, क्या स्कोप है। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करोगे और उसके बाद येस और नो का डिसीजन दोगे कि भाई आगे बढ़ना है, वो यहीं पर रहना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर ऑब्जेक्टिव बनाए। ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा हो सकता है। ऑब्जेक्टिव हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव बना देता है, लेकिन उसको क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, स्कोप में क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा कि भाई फंक्शनैलिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, डेटा कैसे प्रोसेस होगा, कंट्रोल की क्या रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, रिलायबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। सिस्टम एटीएम है तो उसको हाईली रिलायबल होना पड़ेगा। अगर मान लिया सपोज एटीएम एप्लीकेशंस हैं, उनको हाईली रिलायबल होना पड़ेगा। हॉस्पिटल एप्लीकेशंस उन्हें हाईली रिलायबल होना पड़ेगा। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो चलते हैं, लेकिन एटीएम एप्लीकेशंस को हाईली रिलायबल होना पड़ेगा। तो आप स्कोप को डिलिनेट करोगे और उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करोगे। तो सबसे पहला जो हमारी स्टडी में दिया हुआ है वो दिया हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। प्रॉब्लम डेफिनेशन कह सकते हैं आप इसे, वैसे प्रॉब्लम डेफिनेशन करके इसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन करोगे। बड़ा अलग सा वर्ड है, लेकिन ऐसा है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। तो पहले स्टेप में आप ये देखोगे कि जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है वो प्रॉब्लम को क्लियरली और प्रिसाइजली डिफाइन करता है कि नहीं करता है, उससे प्रॉब्लम क्लियरली और प्रिसाइजली दूर होती है कि नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, डिस्कशन होगा और क्या कहते हैं, अगर आपकी इंटरनल टीम है तो उसके साथ बैठकर आप अपने बोर्ड रूम में बैठोगे, चाय पियोगे और उसके बाद डिस्कशन करोगे और सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। और इतनी देर में ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चिल्लाने लगेंगे, वो कहेंगे कुछ हो थोड़ी रहा है, और वो कोशिश करेंगे कि वो जो रेजिस्टेंस टू चेंज है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल रियलिटी, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बनकर जाओगे तो ये प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं जो फेस करोगे, तो एस्केलेशंस होना चालू करेंगे। तो आपको टॉप मैनेजमेंट आपके साथ होना चाहिए। तो कई राउंड ऑफ डिस्कशंस होंगे, फिर उसके बाद ये देखोगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉब्लम कितनी प्रेवलेंट है, कितनी ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग उससे परेशान हैं। अगर जितने लोग उससे ज़्यादा परेशान हैं, जितना कंसिडरेबल इम्पैक्ट है, उतना ज़्यादा मैनेजमेंट अटेंशन मिलेगा, यूज़र इन्वॉल्वमेंट भी हाई होगा। अगर लगता है कि प्रपोज सॉल्यूशन से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, तो यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर आपने देखा प्रॉब्लम कितनी प्रेवलेंट है, और जितनी प्रॉब्लम प्रेवलेंट है उतना ज़्यादा मैनेजमेंट का अटेंशन होगा, और जितना ज़्यादा मैनेजमेंट का अटेंशन होगा और यूज़र का अटेंशन होगा उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। आपका मतलब यह है कि इंटरनल डेवलपमेंट टीम हो तो इंटरनल डेवलपमेंट टीम, एक्सटर्नल डेवलपमेंट टीम हो तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट टीम। अगर आपने इन्फोसिस, विप्रो को प्रोजेक्ट दिया है तो वो बढ़ सकते हैं, और टॉप मैनेजमेंट
इसको आगे ले जा सकता है। तो यानी इस स्टेप को प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टेप कह सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसके बाद ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। एक बार आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की तो ऑब्जेक्टिव्स ईजी हो जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट, एक प्रॉब्लम में ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो प्रॉब्लम डेफिनेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव 1-2 सेशन में आप लिख दोगे ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये प्रॉब्लम में ये हो, 4-5 एक ऑब्जेक्टिव आप ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता, पहले क्या होता था कि हर जगह पर एक खिड़की होती थी और दूसरे से कनेक्शन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं हो पाता था। तो उस टाइम पर ये ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि भाई हम इसे रियल टाइम करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम इसे रियल टाइम करेंगे, हाँ डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट हो सके ये करेंगे, और जो भी जो घर बैठे विदिन 10 मिनट्स रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के पास स्कोप क्रिस्टलाइज करना पड़ता है। तो स्कोप बाउंड्रीज डिफाइन करता है। तो बाउंड्री डिफाइन करता है तो वो क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिबल होना चाहिए। जो यूज़र है, यूज़र के मैनेजमेंट के सामने यहाँ पर जो आप उसके थॉट्स के साथ अपने थॉट्स मिलाने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि जो यूज़र मैनेजमेंट है, अगर आप इंटरनल टीम हो तो उस यूज़र मैनेजमेंट को स्कोप दे रहे हो। अगर आप एक्सटर्नल टीम हो, जैसे इन्फोसिस या विप्रो जैसी कंपनी से अगर मान लिया सब कोई बंदा आया है, तो वो वहाँ पर स्कोप डिफाइन कर रहा है, वो प्रिसाइज स्कोप उसे डिफाइन करना है, क्योंकि फ्यूचर में जाकर यहाँ पर कंट्रोवर्सी आ सकती है और लोग कहेंगे ये आप एक्स्ट्रा काम करो के लिए कह सकता है वो, मतलब जो यूज़र है वो कह सकता है ये मेरे को पसंद नहीं आया, कुछ और एक्स्ट्रा करो। तो आप कह सकते हो ये स्कोप आप ही ने डिफ़ाइन किया है, आप ही के साथ बैठकर हमने ये स्कोप डिफ़ाइन किया और इसी स्कोप के अनुसार हमने काम किया है। तो क्लियर कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए। स्कोप में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं डेवलपमेंट टीम और यूज़र ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो स्कोप बहुत एसेंशियल है। और कई बार क्या है कि आप स्कोप डिफाइन करते वक्त उसे डॉक्यूमेंट तो करोगे ही करोगे, कई बार उसे फील आउट भी करा दोगे। एक डमी सिस्टम फील आउट करा सकते हो, एक इंटरफेस फील आउट करा सकते हो कि इंटरफेस ऐसा होगा, अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो बता दीजिए, और नेविगेबल चाहिए तो बता दीजिए। आप 4-5 टाइप के इंटरफेस दिखा सकते हो बंदे को, ताकि लास्ट में वो बोले कि भाई ये इसकी स्पीड नहीं है, इसकी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, ये नेविगेबल नहीं है, ये कलर ब्राइट है, मेरी आंखों में कलर लगते हैं। बहुत सारी क्वेश्चंस उठ सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्टिकुलरली वेस्टेड इंटरेस्ट इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा उठाते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये स्कोप जो है बहुत कंटेंशियस इशू बन सकता है। स्कोप को आपको बड़े सोच समझ के डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि स्कोप क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए। यूज़र के मैनेजमेंट को बिल्कुल बाउंड्री बिल्कुल चारों तरफ होनी चाहिए। जैसे आप घर लेते हो तो आप चारों तरफ, अगल बगल वाले का घर होता है तो वहाँ पर अगर मान लिया सपोज आप एक प्लॉट ले रहे हो तो चारों तरफ अगर दीवार बनी हुई है तो पड़ोसी से लड़ाई नहीं होती है। खरीदते समय ही दीवार बनवा लो, या ऐसा प्लॉट लो जिसमें दीवारें हों, या 4 कोनों में 4 पत्थर लगे हों और क्लियरली डिफाइंड हो कि ये आपका एरिया है। तो जिससे कि बाद में कंटेंशियस इशू नहीं बनेगा कि भाई हमने तो ये बोला था, इतना अगल बगल वाले से प्रॉब्लम, दूसरे वाले से प्रॉब्लम, ये ना हो। डिलिनेशन ऑफ स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कोप को डिलिनेट कैसे कर सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिख सकते हो कि क्या फंक्शनैलिटी डिलीवर की जाएगी सॉल्यूशन के द्वारा। यानी कि अगर आप इंटरफेस दे रहे हो तो क्या टच स्क्रीन कंप्यूटर में वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आजकल टच स्क्रीन लैपटॉप्स आने लग गए, तो वो टच स्क्रीन लैपटॉप, मान लिया सपोज आपके पास कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में इस बीच में कोई सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चल रही है, कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है और उसमें टच स्क्रीन वाली फैसिलिटी नहीं है। टच स्क्रीन से नहीं, आप केवल माउस से उसे कमांड दे सकते हो, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनकर तैयार होगा। लेकिन बनते बनते मालूम पड़ा मार्केट्स में टच स्क्रीन लैपटॉप्स खूब आ गए और उस ऑर्गेनाइजेशन में आ गया और लोगों ने कहा कि भाई हमें तो टच स्क्रीन की फंक्शनैलिटी चाहिए थी, ये तो ऑब्सलीट हो गया है।
तो स्कोप में आप डिफाइन करोगे कि क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, उस मतलब जो सॉल्यूशंस हैं उसके साथ क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आप दूसरा चीज़ हो सकती है क्या डेटा प्रोसेस होगा, किस तरह का डेटा की ज़रूरत होगी प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल रिक्वायरमेंट आपको क्रिस्टलाइज करनी पड़ेगी कि क्या कंट्रोल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस एप्लीकेशन की। मतलब ये पासवर्ड रिक्वायरमेंट और दूसरी कंट्रोल रिक्वायरमेंट सारी होनी चाहिए कि मल्टी यूज़र हो, सिंगल यूज़र हो, सारी रिक्वायरमेंट्स कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि लेवल ऑफ रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, थ्रोपुट क्या होगा। थ्रोपुट का मतलब यानी कि अगर 12 आदमी काम कर रहे हैं या 15 आदमी काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एक टाइम पर काम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को थ्रोपुट कहते हैं। थ्रोपुट मतलब यानी कि अगर मान लें सपोज आप पानी का एक पाइप बना रहे हो और वो पाइप सपोज 5 फीट बाई 5 फीट पाइप, बड़ा पाइप है, बड़ा सा पाइप है, 5 फीट, उसका जो डायमीटर है 5 फीट का है सपोज। अब वो 5 फीट का पाइप पानी लेकर जाता है तेज़ी से। बीच में आपने 1 किलोमीटर यहाँ से बॉम्बे लेकर जाता है और बीच में आपने 1 किलोमीटर एक ऐसा जगह बनाया जहाँ पर पाइप छोटा हो गया, आधे फीट का ही रह गया है, उसका डायमीटर आधे फीट का ही रह गया। तो यानी आप पाइप यहाँ से स्पीड से भेजना कोशिश करोगे, लेकिन वहाँ पर थ्रूपुट आ जाएगा। वो एरिया उस पाइप के पानी को आगे बढ़ने से, उतनी स्पीड आगे बढ़ने से रोकेगा, या उस लेवल, उस जगह पर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से पाइप स्ट्रेस लेवल ज़्यादा आ जाएगा। तो वो थ्रूपुट है। यानी कि सिस्टम कोई काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पर क्या है, वहाँ ERP था, नया ERP था। वो ERP में एक टाइम में 20 बंदे काम कर सकते थे वर्ल्ड वाइड। उस टाइम पर GPS ग्रेट प्लेन सॉफ्टवेयर था, उसमें 10 बंदे काम कर सकते थे, 10-12 बंदे। अब 10-12 या पर्टिकुलर बंदे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 10-12-20 बंदे जो भी थे, उससे ज़्यादा ही जैसे वर्ल्ड वाइड वो काम करने लगते थे, सिस्टम स्लो हो जाता था, प्रोसेसिंग स्लो हो जाती थी। यानी कि मैं एक एंट्री डालता था अकाउंट रिसीवेबल की, और वो काफ़ी देर तक घूमती रहती थी, लूप में चले जाती थी। और दूसरे लोगों के, क्योंकि उसकी कैपेसिटी एक पर्टिकुलर थी, एक पर्टिकुलर बंदे काम कर सकते थे, तो वो थ्रूपुट था उसका। तो लार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वहाँ पर बैच प्रोसेसिंग लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, और बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप लिमिटिंग फैक्टर डिटरमाइन करोगे, बताओगे कि क्या लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे। अगर लिमिटिंग फैक्टर्स उन्हें ज़्यादा चाहिए, उसको डिलिमिट करना है, और ज़्यादा डिलिमिट तो नहीं, मतलब वो एक्सपैंड करना है, तो वो भी आप स्कोप में लिख दोगे। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, आप सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स बताओगे कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं। भाई क्या कंडीशन इनपुट डेटा की को कंफर्म करना है। सपोज अगर आप डेटाबेस में अगर कोई चीज़ नेम डाल रहे हो, तो क्या मैक्सिमम कैरेक्टर्स होनी चाहिए। आप ये डिटरमाइन करोगे भाई मैक्सिमम कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए भाई क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स बोलोगे तो डेटाबेस में उतनी जगह छोड़नी पड़ेगी, सिस्टम को उसी तरीके से डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो आप ये बताओगे भाई क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, सारे कंस्ट्रेंट्स स्कोप में डिफाइन करने की कोशिश करोगे। कई बार नहीं होता है, पूरी तरीके से कंस्ट्रेंट्स नहीं आ पाते, लास्ट लेवल निटी-ग्रिटी तक नहीं आ पाते, लेकिन अगर आप SDLC फॉलो करोगे तो मोस्टली चीज़ें क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, मोस्टली स्कोप क्रिस्टलाइज हो जाता है। आप देख सकते हो कि एक तो मैक्सिमम कैरेक्टर जो हैं, नेम में कितने मैक्सिमम कैरेक्टर होने चाहिए, या आप दूसरी चीज़ें देखोगे। और कई बार क्या होता है कि इन कंस्ट्रेंट्स अगर आप बढ़ गया, कंस्ट्रेंट्स अगर बढ़ा रहे हो, तो पूरा सॉल्यूशन, पूरा प्रोग्रामिंग को रीस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है। तो प्रोग्रामिंग को रीस्ट्रक्चर अगर करना पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरफेसेस, क्या कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए आपको। अगर मान लिया सपोज एक पेरोल एप्लीकेशन है, तो
मॉनिटर अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम से क्या आप डायरेक्टली चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन पेरोल में चले जाए? यानी कि अगर मान लें सपोज क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में आजकल बायोमेट्रिक डिवाइस होते हैं, अगर आप जाओगे और फिंगरप्रिंट लगाओगे तो उसमें से डेटा फ्लो हो जाता है आपके पेरोल सॉफ्टवेयर में। तो क्या आप टोटली ऑटोमेट करना चाहते हो? तो फिर उसी टाइप के सॉल्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे, उसी टाइप के इंटरफेस डेवलप करने पड़ेंगे। फिर आप ये बताओगे कि भाई ये डेटा का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, डेटा ट्रांसफ़र का फ्रीक्वेंसी ये है, दूसरे एस्पेक्ट बताओगे सॉफ्टवेयर के, टच स्क्रीन होना चाहिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप स्पेसिफाई करोगे। उसके बाद रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट देखोगे, रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की। भाई अगर मान लिया सपोज डिलीवरेट मिसयूज़ हुआ या कोई प्रॉब्लम आई तो क्या रिलायबिलिटी होनी चाहिए? रिलायबिलिटी किसी भी एप्लीकेशन की उसकी क्रिटिकलिटी पर डिपेंड करती है, यूज़र प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि एटीएम एप्लीकेशन को अपने डेटाबेस को मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। किसी का पैसा किसी के अकाउंट में, किसी का पैसा कहीं अकाउंट में, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यानी कि रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। अब कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जो हमारी स्टडी में दी हुई हैं, और वो बोलती है कि स्कोप, क्योंकि स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप में बाद में लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स, एस्केलेशंस हो सकते हैं। तो जिस समय आप स्कोप को डिलिनेट कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए सपोज कोई प्रॉब्लम है, आपने एक प्रॉब्लम दी, तो उसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, हर एक आदमी ऑर्गेनाइजेशन में अपने तरीके से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन उसका आपको बताएगा। कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। तो आपको सिस्टम डेवलपर से पूछना पड़ेगा। सिस्टम डेवलपर को जो इनिशिएटर ऑफ प्रोजेक्ट है उससे पूछना पड़ेगा। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पॉक होगा, उससे बोलना पड़ेगा कि आप बताओ यार कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्पॉक है, जैसे इनिशिएटर ऑफ प्रोजेक्ट कह सकते हैं, या चैम्पियन कह सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर ऑफ प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, उसके कंसर्न आपको एड्रेस करने पड़ेंगे और उससे एक साइन ऑफ लेना पड़ेगा। भाई ये तुमने ये बताया। सपोज़ ऐसा है कि नाम आप कीन कर रहे हो, तो आपने एचआर के यूज़र से पूछा कि भाई कितने अक्षर का नाम होना चाहिए मैक्सिमम, या कितना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही होना चाहिए, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम भी होना चाहिए, या चौथा नेम भी। चार, अगर कई जैसे पर्टिकुलरली साउथ इंडियंस वगैरह के होते हैं, उनके चार नेम्स में चार स्लॉट्स हो सकते हैं, चार पाँच स्लॉट्स हो सकते हैं। तो कितना स्लॉट होना चाहिए? तो ये वहाँ एचआर का यूज़र मालूम पड़ा कुछ और कहेगा, और आपका जो चैम्पियन होगा, जो एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर होगा प्रोजेक्ट का, या जो स्पॉक होगा प्रोजेक्ट का, वो कुछ कम कह सकता है। तो आपको कैटेगरिकली पूछना पड़ेगा कि भाई यूज़र से कि यूज़र ने मुझसे इतना बोला, ये आपने ये बोला, तो मैं उसी के अनुसार आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी वॉइसेस हो सकती हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका स्पॉक कौन है, और उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और बताना, कम्युनिकेट क्लियरली करना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ये मैं आपकी ओपिनियन ले रहा हूँ, स्पॉक की ओपिनियन ले रहा हूँ वैसे तो। और उसे क्लियरली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। यानी आपको क्लियरली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा भाई ये नैम में 4 भी स्लॉट्स हो सकते हैं, 3 भी स्लॉट्स हो सकते हैं, आप कितना चाहते हो। आपका यूज़र 4 स्लॉट्स चाहता है, आप कितना चाहते हो? वो बोलेगा 3 स्लॉट्स काफ़ी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम काफ़ी हैं। तो ठीक है, आप उसी तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन करना चालू करोगे, आगे बढ़ाओगे और उसको डॉक्यूमेंट कर लोगे मेल के थ्रू, या एक फाइनल जब स्कोप को लिमिट करोगे, डिलिनेट करोगे, उसको क्रिस्टलाइज करोगे, तो आप उसमें साइन ऑफ ले लोगे। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो इनिशिएटर ऑफ प्रोजेक्ट है, या जिसे चैम्पियन कह रहे हैं, या जिसे एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर कह रहे हैं हम प्रोजेक्ट का, वो सीनियर मैनेजमेंट का आदमी हो सकता है। तो सीनियर मैनेजमेंट का आदमी कई बार क्या होता है, निटी-ग्रिटी नहीं जानता। वो दिखाता है कि मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन जनरली ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट ओमनीपोटेंट, वो सारी चीज़ें नहीं जान सकता है। वो दिखाएगा कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन एक्चुअल यूज़र जो ऑपरेटिंग लेवल में है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी प्रोफाइल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर मान लिया सपोज एक अप्रोप्रिएट यूज़र इंटरफेस फीचर उसको नहीं मिल पाया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करना चाहिए उसको इस डिसीजन में कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व करके रखें। इसके बाद ये है कि आप क्लियरली बताओगे ऑर्गेनाइजेशन को भाई क्या आपके जो प्रपोज सॉल्यूशन है उससे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो क्लियरली क्वांटिफाई करोगे। अप्रॉक्सीमेटली क्वांटिफाई कर सकते हो लेकिन क्लियरली क्वांटिफाई करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्टडी में एक एग्जांपल दिया है कि अगर मान लिया सपोज रोड टैक्स कलेक्शन का आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप ये बताओगे कि अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा तो इतनी गाड़ियाँ जा सकती हैं आपको बिना पता हुए। अगर 1 घंटे भी या 2 घंटे भी नॉर्मली बेईमानी हो गई तो रोड टैक्स के कलेक्शन में डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाएगा। तो आपको क्लियरली क्वांटिफाई करना पड़ेगा इकोनॉमिक बेनिफिट से। और मैनेजमेंट जब इकोनॉमिक बेनिफिट समझ जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ से ये रीजनेबल इकोनॉमिक बेनिफिट है, कंजर्वेटिज्म सोच के अनुसार भी ये इकोनॉमिक बेनिफिट है, इतना पैसा बचेगा, कम से कम इतना पैसा बचेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन फिर आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इम्पैक्ट पता होना चाहिए उस सॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल ईआरपी है, ईआरपी का पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट होता है। तो आपको ये पता जानना पड़ेगा कि इस सॉल्यूशन का, इस सॉफ्टवेयर का ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या इफेक्ट आएगा। और जितना ज़्यादा इफेक्ट आएगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। और अगर ये बात अगर हम समझेंगे नहीं और ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं करेगा और इस सब चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होगा तो डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि ईआरपी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो, बहुत टाइम लग जाए। क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर एक चीज़ पक्की बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लगने में टाइम लग रहा है तो इसका मतलब उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट उतने ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे उतना जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस टू चेंज होगा, जितनी पुअर मैन पावर होगी कंपनी में उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और जितने कंपनी वाइड सिस्टम्स हैं जैसे ईआरपी है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर सकता है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म चेंज कर सकता है, कंट्रोल चेंज कर सकता है, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। और इस रेजिस्टेंस को हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट देखना, रेजिस्टेंस टू चेंज देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी जगह में इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिटिकल कंसिडरेशन होगा लेकिन कई जगह पर उतना ज़्यादा नहीं होगा। कई दूसरे फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ेंगे। जैसे अगर आप सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें कितना फुल प्रूफ सिस्टम है ये देखना इंपॉर्टेंट है। कितना इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिस्टम कितना फुल प्रूफ है। जितना ज़्यादा फुल प्रूफ है, जितना ज़्यादा क्रिटिकल सिस्टम होगा उतना ज़्यादा फुल प्रूफ होना ज़रूरी होगा। जैसे एटीएम वगैरह बैंकिंग सिस्टम जो है वहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है जितना ये देखा जाता है ये सिक्योरिटी सिस्टम कितना फुल प्रूफ है। और जितना फुल प्रूफ है उतना बेटर सिस्टम होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कई जगह पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकती है, कई जगह पर हमें रेजिस्टेंस टू चेंज देखना पड़ेगा, और कई जगह पर हमें देखना पड़ेगा कितना सिक्योरिटी टर्म्स में फुल प्रूफ है, या दूसरे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे।